ये हम और देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट पोर्शन। इस केमिकल काइनेटिक्स के नेक्स्ट पोर्शन में हम बात करने जा रहे हैं एनर्जी की। तो एक रिएक्शन लेते हैं, तो इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है क्या ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं, ऑल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या एट अ गिवन टाइम पार्टिसिपेट करते हैं, या कुछ पार्टिसिपेट करते हैं और कुछ पार्टिसिपेट नहीं करते, या कौन से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और कौन से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। इसकी थोड़ी सी अपन डिटेल स्टडी करेंगे। तो एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अपन बनाते हैं। यह है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। यहां अपन बात कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू पोटेंशियल एनर्जी। ये हो गई प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन में स्टार्टिंग में मैं लेके चल रहा हूं, अज्यूम करके चल रहा हूं कि कुछ एवरेज एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास में होती है फ्रॉम एनवायरनमेंट। यहां अपने पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं। अब मैंने कहा प्रोडक्ट बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? प्रोडक्ट बनाने के लिए हर एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। हर एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। जैसे अगर बात करते हैं कोक को बर्न करना है तो स्टार्टिंग में एनर्जी देनी ही पड़ेगी। वो जो मिनिमम एनर्जी देनी पड़ती है अपने को, वो अपने पास क्या करेगी? इस एनर्जी बैरियर को, ये मैंने कर दिया, क्या बना दिया? एनर्जी बैरियर। तो उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा क्या कोक हर एक टेम्परेचर पे बर्न होने लगता है? आंसर नहीं। मैंने कहा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट अपन लोग हमेशा करते रहते हैं, लेंस की हेल्प से कागज को जलाना। तो मैंने कहा मैंने एक कागज को, एक पेपर को धूप में रख दिया, सनलाइट में रख दिया, क्या वो जलेगा? आंसर नहीं जलेगा। लेकिन अगर मैं क्या करूं, लेंस की हेल्प से सनलाइट को फोकस कर दूं, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा फोकस करने का कि वो पेपर बर्न होने लगेगा, वो पेपर जलने लगेगा। है पहले भी वही सनलाइट और बाद में भी वही सनलाइट, पहले भी वही पेपर और बाद में भी वही पेपर है, लेकिन एक कंडीशन में पेपर नहीं जल रहा और दूसरी कंडीशन में पेपर जल रहा है। इसका मतलब हमने क्या करा कि जो पेपर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके कंबशन के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो एनर्जी उनको प्रोवाइड करी। कब? जब वो बर्न होने लग गए। पहली कंडीशन में सनलाइट में जो पेपर के मॉलिक्यूल्स है वो कंबशन नहीं हो रहा, क्योंकि उन मॉलिक्यूल्स को इतनी एनर्जी नहीं मिल पा रही। इट मीन्स जब तक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास में मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी नहीं मिल जाती तब तक वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं करते। इस मिनिमम एनर्जी को, जो उसको रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को जीरो एनर्जी लेवल से चाहिए, इसको बोलते थ्रेशोल्ड एनर्जी। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म प्रोडक्ट इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो मैंने कहा ये वो एनर्जी बैरियर है और ये जीरो एनर्जी लेवल है, तो ये जो डिफरेंस होगा, ये पूरा डिफरेंस, ये कहलाएगा अपने पास थ्रेशोल्ड एनर्जी। लेकिन
मैंने कहा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं है, एनवायरनमेंट का कोई ना कोई टेम्परेचर होगा। उस एनवायरनमेंट के टेम्परेचर पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास में भी कुछ स्टार्टिंग में एनर्जी रहती है, लेकिन ये एनर्जी इतनी नहीं होती कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए सफिशिएंट हो। इसलिए अपन ने बोला इनको एवरेज एनर्जी मॉलिक्यूल्स, यहाँ अपन ने मान लिया इनकी एनर्जी एवरेज, कोई सी भी अमाउंट हो एनर्जी की विच इज़ नॉट सफिशिएंट टू फॉर्म प्रोडक्ट। यहाँ जो एनर्जी इनके पास पहले से है, अब इनको कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, ये वाली, इस एनर्जी को हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ये मैंने ग्राफ प्लॉट करा, मैंने कहा ये एनर्जी जीरो एनर्जी बैरियर से प्रोडक्ट बनाने के लिए जो एनर्जी बैरियर है, जीरो एनर्जी लेवल से प्रोडक्ट बनाने के लिए जो एनर्जी बैरियर है, उसको क्रॉस करने के लिए जो टोटल एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म प्रोडक्ट। इसको बनने क्या नाम दिया, इसको क्या नाम दिया, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ET। क्या नाम दिया, ET, थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म प्रोडक्ट। अब मैंने कहा इनको एक्स्ट्रा कितनी चाहिए, मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। एक्स्ट्रा का मतलब पहले से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास में कुछ एनर्जी है और उनको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, वो कौन सी एनर्जी को, ये minimum extra energy required to reactant molecules to cross the energy barrier or to form the product is known as activation energy। मैं दो टर्म काम में ले रहा हूं यहां पर, एक थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक एक्टिवेशन एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी का मीनिंग तो क्या है, जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, कहां से, जीरो एनर्जी लेवल से इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए जो टोटल एनर्जी चाहिए, वो तो अपने पास क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। लेकिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जीरो हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, एनवायरनमेंट की वजह से या बिकॉज ऑफ एनी रीज़न उनके पास में स्टार्टिंग में कुछ एनर्जी हो सकती है। अब इन एवरेज एनर्जी मॉलिक्यूल्स को जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है, मिनिमम एनर्जी एंड मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी। यहां एक्टिवेशन एनर्जी बोलने के लिए अपने को एक्टिवेशन एनर्जी बोलने के लिए क्या बोलना पड़ेगा, मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म प्रोडक्ट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो अपने पास दो टर्म्स हो गई, एक एक्टिवेशन एनर्जी ई एक्टिवेशन, और दूसरी अपने पास हो गई थ्रेशोल्ड एनर्जी। टोटल एनर्जी भी कह सकते हो थ्रेशोल्ड को, और इसको एक्स्ट्रा एनर्जी भी कह सकते हो। क्लियर। अब तीसरा टर्म आता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या एनर्जी ऑफ रिएक्शन, डेल्टा HR। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेफिनेशन जानते हैं अपन, एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। जो भी रिएक्शन में चेंज होगा वो जो टोटल एनर्जी चेंज है दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो मैंने कहा रिएक्टेंट की एनर्जी ये रही, प्रोडक्ट की ये रही, इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस की बात करता कितना एनर्जी का चेंज आया, तो ध्यान से देखो ये अपने पास एनर्जी चेंज है और यही क्या है, एंथैल्पी ऑफ reaction। The energy change during the reaction is known as enthalpy of reaction। तो तीन टर्म हो गई, थ्रेशोल्ड एनर्जी,
एक्टिवेशन एनर्जी एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये तीन अपने पास इस ग्राफ से समझ में आ गया। अगर बात करते हैं यहां जो स्टेट बनती है रिएक्टेंट की प्रोडक्ट बनाते टाइम, यहां पर उस रिएक्टेंट की एनर्जी मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम एनर्जी, उस स्टेट को अपन बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन स्टेट। द मैक्सिमम एनर्जी स्टेट इन एनी रिएक्शन, द मैक्सिमम एनर्जी स्टेट इन एनी रिएक्शन इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर? ट्रांजिशन स्टेट को एक और तरीके से डिफाइन करते हैं ऑर्गेनिक के अंदर, द स्टेट इन विच सम ओल्ड बॉन्ड्स आर इन द ब्रेकिंग स्टेज एंड सम न्यू बॉन्ड्स आर इन द फॉर्मिंग और फॉर्मेशन स्टेट। कुछ जो ओल्ड बॉन्ड्स है वो तो ब्रेक हो रहे होंगे और कुछ न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा होगा। ऐसी स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर? ये ट्रांजिशन स्टेट हमेशा हाईएस्ट एनर्जी स्टेट होती है किसी भी रिएक्शन में। क्लियर? अब बात करते हैं यहां पर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं? एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो मैंने कहा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन को किस बिहाफ पे या किस अकॉर्डिंग ग्राफ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बहुत इजी सा कंसेप्ट है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को जब मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट विथ लिबरेशन ऑफ एनर्जी, जबकि एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट प्लस एनर्जी गिव्स प्रोडक्ट। तो अगर मैं कहूं जनरलाइज कि जो प्रोडक्ट की एनर्जी होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, जो प्रोडक्ट की एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी? कम। क्यों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। और लेफ्ट हैंड साइड की जो एनर्जी होगी टोटल, वो राइट हैंड साइड की टोटल एनर्जी के इक्वल होगी। क्लियर? लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट साइड में जितनी एनर्जी, प्रोडक्ट साइड में भी उतनी एनर्जी। साइड बोल रहा हूं, ध्यान रखना। तो लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट की एनर्जी, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट की एनर्जी प्लस कुछ एनर्जी अपने सिस्टम से बाहर जा रही है। इसका मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी में कुछ ऐड करेंगे तभी रिएक्टेंट की एनर्जी बनेगी। इसका मतलब है रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी हाई है और इसकी एनर्जी लो है। तो अगर मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में बात करता हूं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की एनर्जी हमेशा हाई होगी और प्रोडक्ट की एनर्जी हमेशा लो होगी। किसमें? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। क्यों? ये जो डिफरेंस आएगा, ये डिफरेंस ही क्या होगा? रिएक्शन के बाहर निकल जाएगा या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बनाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स हीट रिलीज्ड। ये कौन सी हीट है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये सिस्टम से बाहर निकल गई ये वाला, और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। रिएक्टेंट की ज्यादा, प्रोडक्ट की कम, जो दोनों का डिफरेंस है वो सिस्टम से बाहर निकल गया, इसीलिए रिएक्शन क्या हो गई? एक्सोथर्मिक। क्लियर? फिर बात करते एंडोथर्मिक की, तो दिख ही रहा है कि रिएक्टेंट में कुछ एनर्जी ऐड होगी तभी तो प्रोडक्ट की एनर्जी बनेगी। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता तो इसका ग्राफ कैसा बनता? कुछ ऐसा बनता। अरे बोलो है ना? ये अपने पास रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की एनर्जी कम है जिसमें अपन ने कुछ एनर्जी ऐड कर दी, तो बन गई किसकी एनर्जी? प्रोडक्ट की एनर्जी। रिएक्टेंट की एनर्जी कम, कुछ एनर्जी अपन ने ऐड कर दी, उसको नाम दे दिया डेल्टा एच रिएक्शन, और अपने पास क्या बन गई? प्रोडक्ट की एनर्जी। क्लियर है?
एक्सो का ग्राफ और एंडो का ग्राफ, तो मैं इधर प्लॉट कर दूं। एक्सो का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा और एंडो का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर? अब मैं यहां डिफाइन करता हूं एक्टिवेशन एनर्जी को वापस से। मैंने एक रिवर्सिबल रिएक्शन ली है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए अपन बात करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाने के लिए अपन बात करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दो टर्म है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, दूसरा टर्म है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मैंने लिख दिया EF, और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को लिख दिया मैंने EB। क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन E फॉरवर्ड एंड E बैकवर्ड फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन EF एंड EB फॉर एक्सो एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो अगर मैं कहता इस ग्राफ में बात करते हैं, इस ग्राफ में फॉरवर्ड रिएक्शन है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना, तो यहां ये हो गया फॉरवर्ड, क्लियर, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। अब मैं कहता प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना है, तो जो मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए वो कितनी चाहिए? ये अपने पास ट्रांजिशन स्टेट, मैक्सिमम एनर्जी बैरियर और ये प्रोडक्ट, तो इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है ये क्या हो जाएगा? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बोलो क्लियर है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए रिएक्टेंट को कितनी एनर्जी चाहिए? इतनी। ये हो गई रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी। अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना है तो प्रोडक्ट को कितनी एनर्जी चाहिए? यहां से लेके यहां तक, तो यहां से लेके यहां तक क्या हो गई? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये क्लियर है? इस ग्राफ को ध्यान से देखो और कंक्लूजन निकालो कि फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहां मैं शॉर्ट में लिखता हूं, ये EF, ये EB। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन EF एंड EB? तो ग्राफ से बहुत इजीली अपने को क्लियर है कि E बैकवर्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन E फॉरवर्ड, ऑलवेज। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। फिर बात करता मैं, ये अपने पास कौन सी रिएक्शन है? ये एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में मैंने कहा ये रहा एनर्जी बैरियर। इस एनर्जी बैरियर के लिए बताओ ये क्या है? E फॉरवर्ड, और ये क्या है? E बैकवर्ड। क्लियर है? ये अपने पास हो गया E फॉरवर्ड, E बैकवर्ड। तो बहुत क्लियर है इजीली अपने को कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन EF एंड EB फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। ग्राफ को ध्यान से देखो तो मैं कह सकता हूं E फॉरवर्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन E बैकवर्ड। बोलो समझ में आ गया? ये E फॉरवर्ड, ये E बैकवर्ड। क्लियर है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये कुछ टर्म्स थी अपने पास में एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में, जिनको आगे जाके अपने को यूज करना है। कंसेप्ट अपने पास है आर्हेनियस इक्वेशन, या व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्लेन्ड बाय आर्हेनियस। तो यहीं से अपन स्टार्ट करते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, थैंक यू।